अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बार कहा था, मैं नहीं जानता कि तीसरा विश्व युद्ध किन हथियारों से लड़ा जाएगा, लेकिन चौथा विश्व युद्ध लाठियों और पत्थरों से लड़ा जाएगा। ये बात आज भी उतनी ही, शायद उससे भी ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है। और इसी गंभीर पृष्ठभूमि के साथ आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जो बेहद संवेदनशील है और जिसकी अहमियत लगातार बढ़ रही है। हम बात कर रहे हैं सामरिक परमाणु हथियारों की, यानी टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स, जिन्हें TNWs भी कहते हैं। हाँ, और इन्हें लो यील्ड न्यूक्लियर वेपन्स मतलब LYNWs या कम क्षमता वाले परमाणु हथियार भी कहा जाता है। बिल्कुल, और हम खास तौर पर दक्षिण एशिया और उसमें भी भारत और पाकिस्तान के संदर्भ में इनके बढ़ते प्रभाव और खतरों पर ध्यान देंगे। हमारी ये पूरी बातचीत ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ORF में छपे एक बहुत महत्वपूर्ण लेख पर आधारित है। शीर्षक है सामरिक परमाणु हथियार, क्षेत्रीय खतरा, वैश्विक चेतावनी। और ये जानना उन सभी के लिए ज़रूरी है जो UPSC की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो मेंस हो या प्रीलिम्स। ये आजकल के सुरक्षा माहौल से सीधा जुड़ा है। जी, और आम जानकारी के लिए भी ये बहुत प्रासंगिक विषय है। हाँ बिल्कुल। तो हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद है इस लेख के मुख्य तर्कों को समझना, तथ्यों को देखना, ये हथियार आखिर हैं क्या, लेख के हिसाब से पाकिस्तान इन्हें क्यों हासिल कर रहा है, भारत की प्रतिक्रिया, उसकी घोषित नीति क्या है, और सबसे बड़ा सवाल कि इससे क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा पर क्या असर पड़ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हाल के सालों में परमाणु अस्थिरता को लेकर चिंता तो बड़ी ही है। हाँ, काफी बड़ी है। और अमेरिकी रक्षा खुफिया एजेंसी DIA की 2025 की थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट है, वो इस चिंता को और गहरा करती है। रिपोर्ट में साफ इशारा है कि पाकिस्तान, जो भारत को एक खतरे के तौर पे देखता है, वो चीन के साथ अपना सैन्य और परमाणु तकनीक का सहयोग बढ़ा रहा है जी। और इसी सहयोग का एक हिस्सा है कम क्षमता वाले परमाणु हथियार, मतलब LNWs हासिल करना। हाँ, और इन LNWs या TNWs को अगर परिभाषित करें तो आधार है उनकी विस्फोटक क्षमता, मतलब यील्ड। आमतौर पर इनको ऐसे परमाणु हथियार माना जाता है जिनकी क्षमता 20 किलोटन या उससे कम होती है। 20 किलोटन से कम। जी। अब इनके इस्तेमाल के पीछे तर्क ये दिया जाता है कि क्योंकि इनकी क्षमता कम है तो इनका असर एक सीमित दायरे में रहेगा। इसलिए ये हथियार जैसे युद्ध के मैदान में दुश्मन की फौजों के खिलाफ एक नियंत्रित, एक अनुपातिक जवाबी कार्रवाई के लिए ठीक हो सकते हैं। अच्छा। कुछ रणनीतिकार तो ये भी मानते हैं कि ये सीमित युद्ध छेड़ने या फिर तनाव को बहुत ज्यादा बढ़ने से रोकने, मतलब डी-एस्केलेशन का एक तरीका भी बन सकते हैं। लेकिन यहीं पर, जैसा ORF का लेख भी कहता है, मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। ये सीमित प्रभाव वाली बात। हाँ, ये सुनने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं। बिल्कुल, क्योंकि सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि जिन्हें आज कम क्षमता वाला कह रहे हैं, उनकी ताकत हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए बमों जितनी ही है। सही कहा, लगभग 16 से 21 किलोटन के बीच। हाँ, और उन बमों का असर तो किसी भी तरह से सामरिक या सीमित नहीं था। बिल्कुल नहीं था। हिरोशिमा और नागासाकी के परिणाम भयानक थे। हिरोशिमा में अनुमान है कि पहले ही दिन करीब 45,000 लोग मारे गए। पहले ही दिन? हाँ, और अगले 4 महीनों में रेडिएशन और दूसरी वजहों से लगभग 19,000 और मौतें हुईं। नागासाकी में भी पहले दिन करीब 22,000 और अगले 4 महीनों में 17,000 और लोग मारे गए। और तबाही का दायरा लगभग 15 वर्ग किलोमीटर का इलाका पूरी तरह नष्ट हो गया था दोनों शहरों में। तो फिर इन्हें सीमित कैसे कहा जा सकता है? ये तो साफ है कि ये हथियार तनाव कम करने की बजाय शायद परमाणु युद्ध शुरू होने की जो एक दहलीज है, जो एक थ्रेशोल्ड है, उसको और नीचे लाते हैं। हाँ, परमाणु अनिश्चितता को बढ़ाते हैं। ये दावा कि इनका असर सीमित होगा, ये हिरोशिमा नागासाकी ये अनुभव के एकदम उलट है। तो लेख का तर्क सही लगता है कि पाकिस्तान का LNWS को अपनाना, जो पहले से ही नाजुक क्षेत्रीय सुरक्षा का माहौल है, उसे और ज्यादा अस्थिर कर सकता है। गंभीर खतरा है ये। जी बिल्कुल। अब जरा पाकिस्तान के नजरिए को समझते हैं। ये मानना कि भारत से खतरा है, खासकर भारत की पारंपरिक सैन्य ताकत से, ये तो काफी पुरानी बात है उनके लिए। हाँ, ये उनके नैरेटिव का हिस्सा रहा है। लेख में लेफ्टिनेंट जनरल खालिद किदवई का जिक्र है, जो पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े रहे हैं। उन्होंने 2011 में ही नस्र मिसाइल सिस्टम के विकास की तरफ इशारा किया था। जी, नस्र मिसाइल। हाँ, ये कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, खासतौर पर युद्ध के मैदान में परमाणु इस्तेमाल के लिए डिजाइन की गई, और इसे अक्सर भारत की कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन के जवाब में देखा जाता है। कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन मतलब भारत की सेना की वो क्षमता कि वो अचानक और तेजी से सीमित लेकिन असरदार जवाबी कार्रवाई कर सके। हाँ,
तो निस्र मिसाइल पाकिस्तान के फुल स्पेक्ट्रम डिटरेंस सिद्धांत का हिस्सा बनी। फुल स्पेक्ट्रम डिटरेंस, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान न सिर्फ भारत के परमाणु हमले का जवाब परमाणु हथियारों से देगा, बल्कि वो भारत की किसी बड़ी पारंपरिक सैन्य कार्रवाई के खिलाफ भी परमाणु हथियारों का पहले इस्तेमाल कर सकता है। फर्स्ट यूज, पहले इस्तेमाल, ये तो बहुत। हाँ, ये उनकी घोषित नीति का एक विवादास्पद लेकिन अहम पहलू है। अच्छा, अब इसके ठीक उलट भारत की घोषित नीति क्या है? भारत ने हमेशा विश्वसनीय न्यूनतम निवारण मतलब क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस के सिद्धांत पर जोर दिया है। और इसका आधार है भारत की घोषित पहले उपयोग नहीं नीति, नो फर्स्ट यूज NFU। जी, यानी भारत पहले परमाणु हमला नहीं करेगा। भारत की नीति का जोर हमेशा रणनीतिक स्थिरता बनाए रखने पर रहा है। और इसी NFU नीति के साथ जुड़ी है भारत की व्यापक प्रतिशोध यानी मैसिव रिटेलिएशन की नीति। इस पर बहस तो होती रहती है, लेकिन इसका मूल सिद्धांत साफ है। अगर भारत पर किसी भी तरह का परमाणु हमला होता है या फिर जैविक या रासायनिक हथियारों से हमला होता है, तो भारत का जवाब बहुत बड़े पैमाने पर होगा। चाहे हमला करने वाले हथियार की क्षमता कम ही क्यों ना हो, मतलब LYNW से भी हमला हो तो। बिल्कुल, नीति यही कहती है। और यहीं पर वो अहम सवाल उठता है जिसका जिक्र लेख में भी है। क्या पाकिस्तान सच में ये सोचता है कि वो भारत पर इन TNW से सीमित हमला करके भारत के बड़े पैमाने वाले जवाबी हमले से बच सकता है? क्या ये आकलन सही है? लेख का विश्लेषण तो कहता है कि तनाव बढ़ाने का जो बोझ है, एस्केलेशन बर्डन, वो पूरी तरह से पाकिस्तान पर है। हाँ, उसका इस्तेमाल करता है तो हथियार की क्षमता चाहे जो हो, उसे भारत की तरफ से व्यापक परमाणु प्रतिक्रिया का गंभीर खतरा उठाना पड़ेगा। सही बात है। लेख कहता है कि निवारक स्पष्टता मतलब डेटरेंट क्लैरिटी, अपनी जवाबी कार्रवाई को लेकर साफ नीति रखना स्थिरता को कमजोर नहीं करता बल्कि बढ़ाता है। असली विरोधाभास भारत की प्रतिक्रिया में नहीं, बल्कि पाकिस्तान के इस भरोसे में है कि एक सीमित परमाणु हमला पूरी जवाबी कार्रवाई को नहीं भड़काएगा। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि ये सोच ही बहुत जोखिम भरी है। हाँ, बहुत ज्यादा जोखिम है। और ये खतरा सिर्फ भारत पाकिस्तान तक ही सीमित नहीं है। पाकिस्तान का सामरिक परमाणु हथियारों को अपनी रणनीति में लाना ये पूरी दुनिया के लिए एक तरह की चेतावनी है। वैश्विक चेतावनी? कैसे? क्योंकि ऐसा करके आप संघर्ष में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की जो एक दहलीज बनी हुई है उसको नीचे ला रहे हैं। हाँ, ये सीधे तौर पर परमाणु हथियारों के इस्तेमाल पर जो दशकों से एक वैश्विक वर्जना, एक टैबू बना हुआ है, उसको चुनौती देता है। वो समझ कि ये हथियार इतने विनाशकारी हैं कि इनका इस्तेमाल होना ही नहीं चाहिए। अच्छा। और अगर हम थोड़ा बड़ा दायरा देखें तो इसी तरह की आलोचनाएं अमेरिका और रूस के खिलाफ भी हुई हैं जब उन्होंने अपने कम क्षमता वाले परमाणु हथियारों को आधुनिक बनाया। हाँ, वो अमेरिका वाला मामला याद है, पनडुब्बियों पर W76-2 कम क्षमता वाले वॉरहेड तैनात करना। जी, तर्क दिया गया कि रूस जैसे विरोधियों के खिलाफ ये अनुपातिक निवारक के तौर पर जरूरी है। हाँ, लेकिन इस तर्क की भी बहुत आलोचना हुई। कहा गया कि ये रणनीतिक रूप से गलत है और खतरनाक रूप से तनाव बढ़ाने वाला है, डेंजरसली एस्केलेटरी। और यही चिंता दक्षिण एशिया में और भी ज्यादा गंभीर हो जाती है। बिल्कुल, ये सोचना कि परमाणु हथियारों को तैनात करने के बाद उन्हें मैनेज किया जा सकता है, ये अपने आप में खतरनाक है। खासकर ऐसे माहौल में जहां फैसले लेने का वक्त बहुत कम हो, जहां दोनों तरफ कोई बहुत स्पष्ट रेड लाइंस ना हो और जहां राष्ट्रवादी भावनाएं बहुत तेज हो। हाँ, वो तो है। परमाणु हथियार का इस्तेमाल, चाहे उसकी क्षमता कम ही क्यों ना हो, उसके विनाशकारी नतीजे नहीं बदलते। जो रेडिएशन फैलेगा उसका इंसानों और पर्यावरण पर जो भयानक असर होगा वो कम नहीं हो जाता। और कोई तकनीकी पहलू भी है इसमें। हाँ, एक और बात है, ऐसे छोटे मोबाइल हथियारों की तैनाती के बाद अगर इस्तेमाल हो जाए तो फॉरेंसिक यील्ड एनालिसिस करना, मतलब हमले के बाद ये पता लगाना कि हथियार की असल क्षमता कितनी थी, ये बहुत मुश्किल हो सकता है। अच्छा, ये भी एक समस्या। जी, तो कोई भी परमाणु उपयोग चाहे कितना भी सीमित कहा जाए, उसमें बड़े पैमाने पर जवाबी कार्रवाई भड़काने और तनाव को दक्षिण एशिया से बहुत आगे तक ले जाने की क्षमता है। ये एक ऐसा जिन है जिसे बोतल से निकालना आसान है, वापस डालना नामुमकिन। तो सवाल ये है कि अगर ये LNVs इतने खतरनाक हैं तो इनके जोखिम कम करने के लिए क्या किया जा सकता है? क्या कोई रास्ता है? हाँ, ORF का लेख कुछ ठोस लक्षित कार्रवाइयों का सुझाव देता है जिन्हें भारत, पाकिस्तान और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जैसे IAEA वगैरह को तुरंत करने की जरूरत है। ठीक है,
देखते हैं पहला सुझाव क्या है। पहला और सबसे जरूरी, परमाणु रेड लाइंस को परिभाषित करना। डिफाइन न्यूक्लियर रेड लाइंस। मतलब दोनों देशों को साफ तौर पर बताना चाहिए कि किन हालात में वो परमाणु हथियारों के इस्तेमाल पर विचार करेंगे। जो सैद्धांतिक अस्पष्टता है, खासकर LNWs को लेकर, वो गलतफहमी और अनजाने में तनाव बढ़ने का खतरा बहुत बढ़ा देती है। हाँ, क्लैरिटी जरूरी है। जी। और जैसा हमने देखा, ज्यादातर परमाणु खतरे का बढ़ना भारत के प्रति पाकिस्तान की प्रतिक्रिया से जुड़ा है। तो लेख कहता है कि पाकिस्तान को खास तौर पर स्पष्ट करना चाहिए कि वो किन परिस्थितियों में LYWS तैनात कर सकता है। ठीक है, ये हुआ पहला कदम। और दूसरा है परमाणु संवाद को बढ़ावा देना। प्रोमोट न्यूक्लियर डायलॉग। बातचीत। हाँ, बातचीत, चाहे वो सीधी हो या किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता में हो, जैसे बड़ी वैश्विक शक्तियां या IAEA जैसे संगठन। बातचीत से परमाणु इस्तेमाल के खिलाफ जो टैबू है उसे मजबूत किया जा सकता है, और आपसी तनाव कम करने की प्रक्रियाएं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, इनको बढ़ावा मिल सकता है। बातचीत के दरवाजे खुले रखने चाहिए। सही है। तीसरा सुझाव क्या है? तीसरा है संकट संचार तंत्र को बेहतर बनाना। एनहांस क्राइसिस कम्युनिकेशन मैकेनिज्म्स। हॉटलाइन वगैरह। हाँ, जो मौजूदा हॉटलाइन है उन्हें न सिर्फ तकनीकी रूप से अपग्रेड करें, बल्कि उनका नियमित इस्तेमाल भी हो, ताकि जरूरत पड़ने पर वो काम करें। इसके अलावा आपसी संकट सिमुलेशन हो सकते हैं। मतलब दोनों तरफ की सेनाएं मिलकर अभ्यास करें कि संकट की स्थिति में कैसे रिएक्ट करना है। अच्छा, ये दिलचस्प है। हाँ, और उच्च जोखिम वाली स्थितियों के लिए मानकीकृत प्लेबुक, मतलब तयशुदा प्रक्रियाएं बनाई जा सकती हैं। इससे भविष्य में अगर कोई संकट आता है तो उससे ज्यादा पूर्वानुमानित तरीके से निपटा जा सकता है। ठीक है। और चौथा सुझाव? चौथा है LINVs को बहुपक्षीय हथियार नियंत्रण संवाद में शामिल करना। Engage LINVs in multilateral arms control dialogue। लेकिन भारत और पाकिस्तान तो NPT के सदस्य नहीं है। हाँ, वो नहीं है। फिर भी उन्हें सामरिक परमाणु खतरों पर चर्चा करने वाले जो IAEA या संयुक्त राष्ट्र के मंच है, उनमें हिस्सा लेना चाहिए। IAEA पारदर्शिता बढ़ाने में मदद कर सकता है और इन छोटे मोबाइल हथियारों के वेरिफिकेशन, मतलब सत्यापन से जुड़ी बातों पर चर्चा करवा सकता है। इस मुद्दे पर वैश्विक ध्यान जरूरी है। तो ये 4 मुख्य सुझाव हैं। रेड लाइंस तय करना, बातचीत बढ़ाना, संकट संचार बेहतर करना और बहुपक्षीय मंचों पर शामिल होना। जी। तो संक्षेप में कहें तो लेख का जो मुख्य संदेश है वो यही है कि दक्षिण एशिया में LNYWS का जोखिम कम करना सिर्फ भारत पाकिस्तान की जिम्मेदारी नहीं है। नहीं, ये पूरी दुनिया से जुड़ा मसला है। और ये सोचना कि आज के जमाने में हिरोशिमा नागासाकी जितनी क्षमता वाले हथियार सर्जिकल हो सकते हैं, मतलब सटीक और सीमित असर वाले, ये खतरनाक रूप से भोलापन है। हाँ, या शायद जानबूझकर खतरे को अनदेखा करना है। परमाणु युद्ध के दहलीज को ऊंचा बनाए रखने के लिए ज्यादा पारदर्शी सिद्धांतों की जरूरत है, मजबूत संचार चैनलों की जरूरत है और सबसे बढ़कर आपसी संयम की जरूरत है। सहकारी संयम, कोऑपरेटिव रिस्ट्रेंट। जी, यही वो चीज है जो इस खित्ते को और दुनिया को एक बड़े परमाणु खतरे से बचा सकती है। सिद्धांतों में स्पष्टता और बातचीत के रास्ते खुले रखना, यही आगे का रास्ता है। आज की ये चर्चा हमें एक जरूरी सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है। परमाणु निवारण का ये जो जटिल संतुलन है और जो लगातार बदल रहा है, हाँ, इसमें पारदर्शिता और संवाद का असली महत्व क्या है? खासकर तब जब तकनीक लगातार बढ़ रही है और TNWs जैसे नए और अस्थिर करने वाले हथियार इस समीकरण में आ रहे हैं। इस पर जरूर सोचिएगा। अगर आपको ये विश्लेषण जानकारीपूर्ण लगा, खासकर अगर आप UPSC या किसी और परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या वैश्विक सुरक्षा मामलों में रुचि रखते हैं, तो कृपया इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपकी कोई प्रतिक्रिया हो, कोई सवाल हो, तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखें। हम आपके विचारों का स्वागत करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक और अहम विषय के साथ।